अपन अभी बात करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग की कि बिल्डिंग की मिनिमम या जनरल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो इनमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है वो अपनी होती है कि किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी, कि हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कैसी है, वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें। सेकंड अपनी आती है डायमेंशनल स्टेबिलिटी, यानी कि डायमेंशंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, जैसे अगर अपन बात करें तो रेजिस्टेंस टू डैम्पनेस। फिर अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस टू फायर, हीट इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टर्मिट अटैक, ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी अगेंस्ट बर्गलरी, लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, और लास्ट इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी क्या होती है। देखो, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारी कोई भी जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर कुछ लोड्स लगते हैं, ठीक है। उन लोड्स को हमारी जो बिल्डिंग ट्रांसफर करके ग्राउंड तक सेफली पहुंचाए, और हमारी जो बिल्डिंग है ओवरऑल लाइफ तक, और उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में आएगी, ठीक है। जिसके लिए हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है, जैसे कि स्लैब हो गई, बीम हो गई, वॉल्स, कॉलम, फुटिंग। और ये सारे के सारे हमारे क्या है कि अपने किसी भी बिल्डिंग के पार्ट होते हैं, ठीक है। जिनमें हमारा कोई भी जैसे कॉलम है वो बकल नहीं करना चाहिए, ओवरटर्न नहीं होना चाहिए, या कोई भी हमारा इस तरह का पार्ट है वो कोलैप्स नहीं करना चाहिए। सेकंड हमारा आता है, अगर हम बात करें तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी की। तो देखो, डायमेंशनल स्टेबिलिटी में हमें क्या रखना होता है कि जो भी हमारे स्ट्रक्चरल के कंपोनेंट हैं उनके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए या अनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारी वॉल हो गई, फ्लोर हो गई, इनके अंदर कोई भी क्रैक्स जनरेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। या जब भी अपन डिजाइन कर रहे हैं तो एक परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा इनके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास अलग अलग कोड है, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस टू डैम्पनेस। तो देखिए, डैम्पनेस जो भी हमारी होती है बिल्डिंग के लिए, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा न्यूइसेंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी जो स्ट्रक्चर होती है उसकी जो लाइफ है वो क्या है, रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हमें अपनी स्ट्रक्चर की लाइफ अच्छी रखनी है तो उसके लिए हमारी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। प्लस हमें ध्यान रखना चाहिए कि डैम्पनेस को जितना हो सके अवॉइड किया जाए अपने स्ट्रक्चर में, या इसकी अवेलेबिलिटी ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस टू फायर। तो देखो, फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर हमारा फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है तो स्ट्रक्चर अपना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है हीट इंसुलेशन। तो हमें अपने जो भी स्ट्रक्चर है या बिल्डिंग है उसके डिज़ाइन के टाइम में इंटीरियर साइड हो गई या जो भी है, वहाँ पर हमें जो भी हीट इंसुलेटर है उनका यूज करना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें साउंड इंसुलेशन की, तो जो भी हमारी बिल्डिंग है उसके चाहे आउटडोर हो या इंडोर साइड हो, सब जगह हमें इस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि जो भी साउंड है वो ट्रांसफर ना हो। अगर हम बात करें टर्मिट्स की, तो प्रोटेक्शन हमारी होनी चाहिए, और हमारी जो बिल्डिंग है वो ओवरऑल प्रोटेक्ट होनी चाहिए किससे, टर्मिट से। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हमारे स्ट्रक्चर का चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा कंपोनेंट हो, ड्यूरेबल तो होना ही चाहिए। अगर अपन बात करें बर्गलरी के अकॉर्डिंग अगेंस्ट सिक्योरिटी की, तो जो भी हमारा ऑनर है ये उसकी बेसिक रिक्वायर्ड है, या बिल्डिंग से वो जो एक्सपेक्ट करता है ओनर, वो जनरली ये तो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट अपना लाइटनिंग, और अगर वेंटिलेशन की बात करें तो अगर हमें हेल्दी या हैप्पी लिविंग के लिए अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो नेचुरल लाइट हो गई या वेंटिलेशन है, उसकी तो रिक्वायरमेंट हमारे पास होनी ही चाहिए। और जहाँ तक हो हमारे पास क्रॉस वेंटिलेशन भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि
जो भी अपना स्ट्रक्चर है उसकी वाइब्स अच्छी रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंफर्ट या कन्वीनियंस की, तो देखो हमारा जो भी स्ट्रक्चर है या ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे कैसे होना चाहिए कि हमें कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करें या हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही हमारे स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए जाए। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो देखो हमारे स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल तो होने ही चाहिए। अगर स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल नहीं है तो फिर कॉस्टली रहेगा और जिसका कोई खास यूज नहीं है, क्योंकि कॉस्टली स्ट्रक्चर हर कोई आज के टाइम पे जनरली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे हमारे स्ट्रक्चर्स की या बिल्डिंग्स की प्लानिंग के बारे में। तो देखिए हमारा कोई भी बिल्डिंग है उसकी प्लानिंग प्रॉपरली होना चाहिए। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छी बिल्डिंग की वो हमारा पहले से माइंड में होना चाहिए। स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी वो हमारे माइंड में होनी चाहिए, या कोई भी अच्छी बिल्डिंग है उसकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो भी हमारे माइंड में पहले से रहना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ जो भी बिल्डिंग वाई लॉज हैं उनका भी माइंड में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें ध्यान ही ना रखें। इन सबको देखते हुए अगर हम बात करें कि जो भी हमारी बिल्डिंग प्लानिंग है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल अगर अपन बात करें तो होता है बिल्डिंग का ओरिएंटेशन, उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी, फिर यूटिलिटी, और उसके बाद में फिर जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स स्ट्रक्चर्स की आती हैं वो सारी। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि सूटेबल ओरिएंटेशन किस हिसाब का होना चाहिए तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो कोई भी अगर हमारी बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग का हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उसका हमारा किस हिसाब से हम उसे डिजाइन कर रहे हैं, या जो भी अपनी सनसाइन है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए हमें नॉर्थ साउथ है या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है किस हिसाब से हमें उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, उनका वेंटिलेशन किस हिसाब से रखना है। ठीक है, और इसी में हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो भी बिल्डिंग का प्लानिंग ऑफ दी एस्पेक्ट क्या रहेगा, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन देखें डोर्स अपने कहाँ होंगे, विंडोज किस तरह होंगी, ठीक है, जिनसे कि हमारा नेचुरल जो भी एयर है या अपनी रेस सन के थ्रू जो भी अपना लाइटनिंग है वो सारा का सारा हमारा किस हिसाब से स्ट्रक्चर में आएगा। तो इन सब को ही देखते हुए अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारी जो किचन है उसके लिए हमारा ईस्टर्न एस्पेक्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें डाइनिंग रूम के लिए तो साउथर्न एस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसी हिसाब से हमारा ड्राइंग रूम या लिविंग रूम है तो वो साउथर्न में होना चाहिए या साउथ ईस्टर्न एस्पेक्ट में होने चाहिए। बेडरूम्स की अगर हम बात, ठीक है, जैसे कि विंटर्स में ये अच्छे रहते हैं। अगर बेडरूम्स की बात करें तो वेस्टर्न रहना चाहिए या साउथ वेस्टर्न में रहना चाहिए ताकि अपन इसको समर टाइम में एंजॉयफुल रहे। रीडिंग रूम हो गया, क्लासरूम हो गया, स्टेयर्स हो गए, ये सारे ज़्यादातर हमारे क्या है कि जो भी नॉर्थन एस्पेक्ट्स में अपने रहने जनरली चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें कुछ ध्यान में रखनी चाहिए। इसी तरह अगर अपन बात करें एनर्जी एफिशिएंसी की तो इनकी भी हमें प्लानिंग पहले से रखनी चाहिए कि हमें किस हिसाब से रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले कि लाइट, तो देखो लाइट जो है या तो नेचुरल लाइट हमें प्रोवाइड होनी चाहिए अपने स्ट्रक्चर में। ठीक है, अगर मान लिए नेचुरल लाइट हमारे स्ट्रक्चर में हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रही है तो जिसकी वजह से क्या है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो हमारा जो भी नेचुरल वेंटिलेशन है वो भी हमारा प्रोवाइड हमें होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। जिसके लिए हमारे डोर्स की पोजीशन क्या रहेगी, विंडोज की पोजीशन क्या रहेगी, वेंटिलेशन हमारे किस हिसाब से रहेंगे, क्रॉस वेंटिलेशन हमारा प्लान हमें करना चाहिए। इस तरह हमें वेंटिलेशन को प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट जैसे हीट इंसुलेशन की तो हमारी जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं वो हमारी क्या है थिक होनी चाहिए। ठीक है, जिनकी वजह से जो भी हमारी हीट है वो ट्रांसफर होके इनर पोर्शन में ना आए। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए सनलाइट के लिए,
हीट के लिए सनशेड हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए, चाहे डोर हो, विंडो हो, वेंटिलेशन हो इन पे। तो इस तरह के जो भी वर्क है वो हमें हीट इंसुलेशन के लिए भी करने चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करें अपने सूटेबल यूटिलिटी हमारी किस हिसाब की होनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए भी हमें करना चाहिए। जैसे कि रूमीनेस के लिए यानी कि जो भी हमारी सूटेबल लेंथ अपन को प्रोवाइड करवानी चाहिए, विड्थ अच्छी रखनी चाहिए, हाइट सही रखनी चाहिए, अपने स्ट्रक्चर की लेंथ विड्थ जो रेशियो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे जो भी यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं उनके या तो गेट बहुत ज़्यादा बड़े रख दिए या बहुत ही स्मॉल रख दिए, तो जिनसे क्या है कि हमें बाद में कोई भी परेशानी फेस करनी चले। अगर हम फर्नीचर्स की बात करें तो फर्नीचर भी हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करवाने चाहिए, प्लस किस हिसाब का रूम है, रूम की डायमेंशन क्या है, उसके ऊपर भी सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि रेजिडेंशियल के हिसाब से अपन को अलग प्लानिंग होती है, ऑफिस के हिसाब से अलग होती है, लेबोरेटरी हो गई, हॉस्पिटल्स बिल्डिंग्स हो गई, तो सब में अलग अलग हिसाब से हमें अलग अलग फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें ग्रुपिंग की या इस तरह के स्ट्रक्चर्स की जिनमें यूटिलिटीज हम ग्रुप की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उस हिसाब से उन्हें डिजाइन करना चाहिए। जैसे ऑफिस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो इनमें किस हिसाब की हमें सारी ये फैसिलिटी रखनी चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर मान लो जैसे कि और भी कुछ जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्ट्रक्चर्स की, उनको भी कुछ ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सैनिटरी कन्वीनियंस हो गई, प्रोस्पेक्ट्स हो गए, एलिगेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए, रेजिस्टेंट टू फायर का, साउंड इंसुलेशन, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी का। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें पहले अपनी बिल्डिंग की प्लान कर लेनी चाहिए। ये भी हमारी बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए।